स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम रेखीय आवर्धन के बारे में जानेंगे। रेखीय आवर्धन क्या होता है, उस रेखीय आवर्धन उसके बारे में जानेंगे क्या होता है और उसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। और उसका निगमन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो उसके सूत्र के बारे में ही हम जानेंगे। और निगमन एग्ज़ाम में आता भी नहीं है, 12th के एग्ज़ाम में, तो बस हम उसके सूत्र और परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो देखिए, रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो ये हमने जो चित्र बनाया हुआ है, ठीक है, ये एक क्या है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण में क्या ये वस्तु है और वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है, ठीक है, आई डैश बन रहा है। तो होता क्या है रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन में होता क्या है, रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो जो ये वस्तु और प्रतिबिंब में क्या होता है, रेखीय आवर्धन जो होता है किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है, आई डैश, प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश, और वस्तु की लंबाई ओ डैश। प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश और वस्तु की लंबाई ओ डैश के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है, आई डैश और वस्तु की लंबाई ओ डैश को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। बिल्कुल यही परिभाषा आपको एग्जाम में लिखना है। तो क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो इसको जब लिखेंगे तो यहाँ से इसकी परिभाषा है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आया, प्रतिबिंब की लंबाई आई डैश और वस्तु की लंबाई ओ डैश के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। बिल्कुल ये आपको रेखीय आवर्धन की परिभाषा याद करके रखना है। इसके निगमन करने के पश्चात जब इसका निगमन किया आता है तो एक और निष्कर्ष निकल के आता है। वो क्या निकल के आता है कि यम बराबर जब इसका निगमन किया, वैसे निगमन इतना महत्वपूर्ण नहीं, बस हमें निष्कर्ष पढ़ना है क्या कि यम बराबर यानी रेखीय आवर्धन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v और दर्पण से वस्तु की दूरी के मान को, के ऋणात्मक मान, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान को भी हम रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन का एक ये और हमें निष्कर्ष निकल के आया जो कि निगमन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और उस निगमन को ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, तो इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें रेखीय आवर्धन समझ में आ गया क्या कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या था, आई डैश, और बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। दूसरी परिभाषा और है क्या कि दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी और वस्तु की बीच की दूरी के अनुपात के ऋणात्मक मान को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। एक साथ अगर इन सूत्रों को लिखेंगे तो यम बराबर हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आई डैश बटे ओ डैश बराबर माइनस v बटे u। तो इस तरीके से ये हमें पूरा निष्कर्ष मिल जा रहा है।
तो ये रेखीय आवर्धन के फार्मूले हैं और इनको आप नोट कर लीजिए। इस चित्र के सहायता से हमने इसको समझ लिया। इसके बाद अब हम अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में सीखेंगे, तो देखते हैं। तो अब यहाँ दर्पणों के कुछ उपयोग हैं और उनको बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। पहला उपयोग क्या है? पहला है दाढ़ी बनाने में। तो दाढ़ी बनाने में बड़े द्वारक तथा फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में जो उपयोग में लाया जाता है लेंस, वास्तव में वो जो शीशा एकदम समतल तरीके से लगता है, लेकिन वो जो होता है वो बड़े द्वारक और फोकस दूरी का अवतल दर्पण होता है। बड़े द्वारक मतलब उसका द्वार बहुत बड़ा हो और फोकस दूरी बहुत ज़्यादा हो, जिस कारण वह हमें समतल दिखाई देता है, परंतु वो होता कौन सा है? अवतल दर्पण। तो ये देखिए इस तरीके का होता है। इसके बाद अगला क्या है? डॉक्टर प्रकाश किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आँख, नाक, कान और मुंह में डालते हैं। मतलब क्या करते हैं, जो डॉक्टर होता है तो प्रकाश की किरणें जो होती हैं उसको क्या करते हैं? छोटे अवतल दर्पण को, जैसे छोटा अवतल दर्पण होगा वो क्या करता है? अवतल दर्पण हमें तो पता ही है क्या करता है। जैसे अवतल दर्पण जो होता है, ये मान लो अवतल दर्पण है, तो प्रकाश की किरणें अगर ऐसे आई, इस पर पड़ी आके, तो ऐसे अगर आती जो प्रकाश की किरणें, तो ये क्या करता है? अवतल दर्पण इन सभी किरणों को एक जगह पे समेट देता है। अवतल दर्पण का काम क्या होता है? इन किरणों को एक जगह पे समेट देता है। ऐसे इसको ऐसे चित्र बनाते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है? ऐसे ये अगर आपका लेंस है, ठीक, ये अवतल दर्पण, सॉरी लेंस बोल रहे हैं, तो ये एक प्रकाश की किरण आई और ये एक प्रकाश की किरण आई। तो अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है? अभिसारित करता है, झुका देता है, ऐसे झुका देता है इस तरीके से, ठीक। अभिसारित का मतलब जैसे प्रकाश की किरण ऐसे आ रही तो एक जगह पे मिला देता है, जबकि उत्तल दर्पण क्या करता है? तो किरणों को फैला देता है, अपसारित कर देता है। तो जब डॉक्टर जो होता है वो छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, यानी प्रकाश उस छोटे अवतल दर्पण पे जाएगा और जाने के पश्चात वो जब परावर्तित होगा तो परावर्तित होने के पश्चात अब अभिसारित हो जाता है। मतलब एक ही बिंदु पर आकर के प्रकाश मिलेगा और वही बिंदु पे जो प्रकाश होगा हमारे आँख, नाक या मुँह, कान में जहाँ उसको भेजना होता है प्रकाश, वहाँ भेज देता है। तो जब अभिसारित किरणें एक ही बिंदु पे मिलती हैं तो वहाँ पे प्रकाश ज़्यादा उत्पन्न होता है और हमें जो शरीर के विभिन्न अंग हैं वहाँ पे डॉक्टर को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस तरीके से कुछ करता है, ठीक है। इसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में किया जाता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों के शेडो में भी किया जाता है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार, रेल, स्टीमर, सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में भी होता है। तो अगर हम बात करें किसमें, मोटर कार, अवतल दर्पण का उपयोग किसमें होता है? मोटर कार, रेल, स्टीमर, सर्च लाइट के लैंप जो होते हैं, जैसे आप जब देखोगे मोटर कार मतलब गाड़ी वगैरह कुछ भी हो, तो जैसे आपका लैंप होता है, हेडलाइट जो होती है हेडलाइट, तो हेडलाइट में आप देखोगे जहाँ बल्ब वगैरह लगा होता रहता है ऐसे, तो उसका जो ये सामने वाला जो सिरा होता है वो अवतल दर्पण की तरह ही होता है। देखा होगा किसी भी बाइक में जो आगे हेडलाइट लगा होता है, ट्रक में लगा होता है, कार में कहीं भी जो होगा वो वाला सिरा आज चमकीला होगा इस तरीके से, और वो अवतल दर्पण की तरह होता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मोटर कारों में, स्टीमर में, सर्च लाइट में जो लैंप लगे होते हैं वो कौन से लगे होते हैं? अवतल दर्पण लगे होते हैं। उसके चित्र कुछ ये हैं, ठीक है। इसके बाद उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों के मोड़ पर किया जाता है। तो होता क्या, कभी कभी आपने देखा होगा कि सड़क पर अचानक जा रहे हो तो वहाँ बीच में एक चमकीला उत्तल दर्पण लगा होता है। तो उससे क्या होता है कि जो व्यक्ति इधर से जा रहा है तो सामने उसको दिखाई दे रहा कि मोड़ में सामने कौन आ रहा है, तो इस कारण यानी उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में उसको दिखाई देगा। तो इस कारण सड़कों पे ये उत्तल दर्पण लगे होते हैं और जो सामने वाला व्यक्ति जा रहा है उसको पता चल जाता है कि मोड़ पे सामने से कोई आ रहा है, और वो इसलिए अपनी सावधान हो जाता है और गाड़ी को स्लो तरीके से मोड़ता है ताकि इससे एक्सीडेंट होने से हम बच जाते हैं। तो इसका भी चित्र कुछ इस तरीके से है, देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको दर्पणों के उपयोग भी समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम अपवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी
मदद मिल सके फिजिक्स पढ़ने में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।